सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लंकेश्वर फिजिक्स क्लासेस में। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव बतलाने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये टॉपिक आज स्टार्ट कर रहा हूं और बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो मैंने हेडिंग लिया इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या हेडिंग लिया मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, जब बराबर परिमाण का दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों आवेशों की बिंदु आवेशों की निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक भौतिक राशि है या कुछ और चीज़ है? तो मेरे दोस्त, आप कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि नहीं है, ये दो विजातीय बिंदु आवेशों का एक निकाय है, एक सिस्टम है। ठीक है, दो विजातीय बिंदु आवेशों का एक निकाय है, एक सिस्टम है, एक समूह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बराबर परिमाण का, अर्थात विजातीय बिंदु आवेश, बराबर परिमाण का दो विजातीय बिंदु आवेश। कहने का मतलब है कि दो, एक धनात्मक आवेश होंगे, दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक आवेश। जितना धन आवेश का परिमाण होगा उतना ही किसका परिमाण होगा? ऋण आवेश का। और यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों आवेशों के समूह को हम लोग क्या कह देंगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। बिंदु A पर -q बिंदु आवेश है और बिंदु B पर +q बिंदु आवेश है, और दोनों एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। और मान लेते हैं कि यह दूरी आपका क्या है? A। ये दूरी कितनी है? दोनों विजातीय बिंदु आवेशों के बीच की दूरी A है। तो ये दोनों बिंदु आवेशों का निकाय समूह क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। तो बताएं आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव में कितने बिंदु आवेश होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि दो बिंदु आवेश होते हैं। सजातीय या विजातीय, तो क्या है? एक माइनस है तो दूसरा क्या है? प्लस है। तो विजातीय बिंदु आवेश होते हैं। आवेश Q माइनस में है और आवेश Q प्लस में है, तो परिमाण भी दोनों का क्या है? बराबर है। तो हम कहेंगे कि बराबर परिमाण का दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों बिंदु आवेशों की निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्या है विद्युत द्विध्रुव? बराबर परिमाण का दो विजातीय बिंदु आवेश का एक समूह है, एक निकाय है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आप बताएं हमें कि विद्युत द्विध्रुव में कितने बिंदु आवेश होते हैं? दो बिंदु आवेश। सजातीय की विजातीय? विजातीय। दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होता है या अत्यंत अल्प दूरी पर? अत्यंत अल्प दूरी पर होगा। ठीक है, तो एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा? प्लस, और परिमाण दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह के दो बिंदु आवेशों की निकाय को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। और मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव के लिए
एक सदिश भौतिक राशि परिभाषित होता है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे दोस्त, इसको हम परिभाषित करेंगे विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। इसे प्रायः वेक्टर P से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः वेक्टर P से सूचित किया जाता है। क्या हमने लिखाया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये किसके लिए परिभाषित होता है? विद्युत द्विध्रुव के लिए। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव दो विजातीय बिंदु आवेशों का एक निकाय है। तो मेरे दोस्त, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि है या सदिश राशि? तो मैंने क्या लिखा है? यह एक कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। और सदिश राशि है तो इसको किसी न किसी अक्षर के ऊपर तीर से व्यक्त किया जाता है। तो भौतिकी वालों ने किस अक्षर के ऊपर तीर से व्यक्त किया? इसे P के ऊपर तीर से व्यक्त किया। किसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, तो मेरे दोस्त, हमने माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसमें -Q और +Q दो विजातीय बिंदु आवेश कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर P बराबर, वेक्टर P क्या है आपका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसा राशि है? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक आवेश, तो दो आवेश, दो बिंदु आवेश है, तो एक आवेश हम कोई ले लेते हैं Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बताओ मेरे दोस्त, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना माना हमने? A। कितना माना हमने? A। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? Q × A। और ये दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? सदिश के रूप में। किस रूप में प्रकट कर सकते हैं मेरे दोस्त? सदिश के रूप में। तो वेक्टर A लिख सकते हैं। तो ये क्या मिल गया आपको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किस रूप में? सदिश के रूप में मिला। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जो विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जब यह एक सदिश राशि है तो निश्चित रूप से इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा भी होगा। तो मेरे दोस्त, परिमाण क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण को हम किससे सूचित करें? P से। P बराबर क्या हो जाएगा? QA। मॉड लेंगे
और मोड़ लेते हैं तो तीर क्या होता है, विलुप्त तो हो जाता है। ठीक है, तो ये परिमाण हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी मेरे भाई, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से किधर, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। ठीक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, तो मेरे दोस्त क्या आंसर होनी चाहिए इसका, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं विद्युत द्विध्रुव पर और इसमें दिखाते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। तो मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव में बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। तो देखिए आप, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है और इसमें दो बिंदु आवेश हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों को मिलाने वाली एक सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्ष। ये भी रेखा इधर कहाँ तक जा सकती है मेरे दोस्त, अनंत तक। ये भी रेखा इधर कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। तो वेक्टर P अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश अर्थात इस रेखा का अनुदिश होगा। किधर से किधर, ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में। ये किसकी डायरेक्शन होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश धन से ऋण की ओर कि ऋण से धन की ओर। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि ऋणात्मक आवेश से किधर, धनात्मक आवेश की ओर होता है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब एक भौतिक राशि है तो निश्चित रूप से इसका एसआई मात्रक और बीमा भी ज्ञात किया जा सकता है, एसआई मात्रक और बीमा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए अब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा ज्ञात करते हैं। चलिए नोट कर लें इसे आप लोग। हो गया, ओके, मिटाते हैं। अब क्या ज्ञात करना है हमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का क्या ज्ञात करना है, एसआई मात्रक। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि किसी भौतिक राशि का एसआई मात्रक और बीमा ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होनी चाहिए कि वह भौतिक राशि किन किन अन्य राशि पर निर्भर करता है। तो ज्ञात किसका करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो बताइए क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम फॉर्मूला जान रहे हैं क्या, बिल्कुल जान रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, QA।
Q आवेश है, A क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है। A क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है, जैसा कि आप लोग को पता है। A क्या है, A क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है मेरे दोस्त। ठीक, किसका निकालना है, P का, अर्थात P मतलब क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहां P क्या है मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q क्या है, आवेश, A क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो बताएं आवेश का SI मात्रक क्या होता मेरे दोस्त, कूलम्ब, और दूरी का SI मात्रक क्या होता, मीटर। कूलम्ब का संकेत C और मीटर का संकेत स्मॉल m। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं, इसीलिए P का SI मात्रक, और P क्या है यहाँ पे आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q का SI मात्रक, तो Q का SI मात्रक कितना मेरे दोस्त, कूलम्ब। A का SI मात्रक कितना, A का SI मात्रक मीटर। तो क्या कहेंगे आप कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता, कूलम्ब मीटर। सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब मीटर। ठीक है, कूलम्ब मीटर होता है, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलम्ब मीटर होगा। ठीक है, इसका अन्य मात्रक भी होता है, इसका अन्य मात्रक भी होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक मेरे दोस्त डेबाई होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल D से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का अन्य मात्रक क्या होता है, डेबाई, और डेबाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं, कैपिटल D से। और मेरे दोस्त एक कूलम्ब मीटर बराबर होगा 3 × 10⁻29 डेबाई। एक कूलम्ब मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई। तो अगर कूलम्ब मीटर और डेबाई इन दोनों में आपसे पूछा जाए, इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जाए कि दोनों में बड़ा मात्रक कौन है, तो बेहिचक आप कहेंगे कि कूलम्ब मीटर ग्रेटर देन टू द डेबाई। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम्ब मीटर डेबाई से क्या होता, बड़ा होता है। क्या होता, बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लें आप लोग। अब हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक ज्ञात किया, अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का बीमा। क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P का बीमा ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप लोग नोट कर लें इसे। ओके, अब क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक नहीं मेरे दोस्त, बीमा। क्या ज्ञात करना है, बीमा ज्ञात करना है। बीमा को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर P का बीमा। तो बीमा भी ज्ञात करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि वह राशि किन किन अन्य राशि पर निर्भर करता है। तो मेरे दोस्त किसका ज्ञात करना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। हमें पता है कि P बराबर Q अर्थात आवेश और दूरी के गुणनफल पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो अब हमें Q और A का बीमा निकालने के लिए Q और A का बीमा लेना चाहिए। तो बताएं आप लोग कि Q आवेश है, तो आवेश का बीमा कितना होता है, AT या IT, AT या IT। और दूरी का बीमा कितना होता है मेरे दोस्त, कैपिटल L। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं किसका बीमा, P का बीमा बराबर Q का बीमा गुना A का बीमा। तो Q का बीमा कितना, AT, और A का बीमा कितना मेरे दोस्त, L। तो क्या हो जाएगा, ATL। इसको आप अटल भी कह सकते हो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा ATL होता है।
या मेरे भाई तो AT की जगह पर IT रखोगे तो हो जाएगा ITL। क्या हो जाएगा? ITL, है ना। तो ये हमने इसका SI मात्रक देखा और बीमा देखा। तो कुछ और चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ठीक। विद्युत द्विध्रुव में दो विजातीय बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। किसमें? विद्युत द्विध्रुव में दोनों विजातीय बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव, और इसमें दो विजातीय बिंदु आवेश हैं, -Q और +Q। तो इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली सरल रेखा यही है आपका। तो ये मिलाने वाली सरल रेखा ही विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? अक्ष कहलाएगा, ठीक है। अब आता है सवाल कि अक्षीय स्थिति क्या है? कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे एक्सियल पोजीशन। कैसा पोजीशन मेरे दोस्त? एक्सियल पोजीशन, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है? तो मेरे दोस्त याद रखना आप लोग कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु, माफ कीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित सभी बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित सभी बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो मेरे दोस्त अगले वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम परिभाषित करें कि अक्षीय स्थिति होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाते हैं? अक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित सभी बिंदु अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर यहां पर हम कोई पॉइंट P लें तो ये पॉइंट P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, इसीलिए बिंदु P की स्थिति क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति। क्या कहलाएगी? अक्षीय स्थिति। तो इस बिंदु P पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति के बिंदु पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। अब सवाल है कैसा स्थिति? निरक्षीय स्थिति क्या है? शब्द से अवगत करा रहे हैं आप, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता वो बताया हमने। अक्षीय स्थिति, इसमें कौन से बिंदु कहलाएंगे अक्षीय स्थिति में वो बतलाया हमने।
अब कौन सी स्थिति मेरे दोस्त? निरक्षीय स्थिति, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। कैसा पोजीशन? इक्वाटोरियल पोजीशन। कैसा पोजीशन मेरे दोस्त? इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P नेगेटिव से किधर होगा? पॉजिटिव की ओर, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब कौन सी स्थिति की बात हम कर रहे हैं? अक्षीय स्थिति की बात। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त? हम अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। तो अक्षीय स्थिति में बिंदु कब होगा? तो सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु मान लिया क्या? O। बीच का बिंदु क्या मान लिया? O। और इस बिंदु, मध्य बिंदु O से लंबवत रेखा पर स्थित सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएंगे? निरक्षीय स्थिति में। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक, द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर स्थित जितने बिंदु होंगे सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक कौन सी सरल रेखा होगी? केंद्र से गुजरने वाली लंबवत सरल रेखा। विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक होगा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत अक्ष, मध्य बिंदु O से अक्ष पर, मध्य बिंदु O से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक पर जितने बिंदु होंगे सभी का सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। तो मेरे दोस्त खींचते हैं हम लोग। ये O विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है, मध्य बिंदु है, और केंद्र O से अक्ष पर लंबवत सरल रेखा क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? लंब समद्विभाजक। और इस पर बिंदु P लेंगे तो ये बिंदु P किस स्थिति में कहलाएगा? किस स्थिति में कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में कहलाएगा मेरे दोस्त? ये सभी किस स्थिति में कहलाएगा? ये निरक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु किस स्थिति में कहलाएंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो बिंदु P अभी किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पर इस रेखा पर ये बिंदु P किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु निरक्षीय स्थिति में होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित सभी बिंदु निरक्षीय स्थिति में होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है,
तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसे नोट कर लें आप लोग, और ये वीडियो में जितनी चीज़ बताई गई है इन सारे चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो फिर अगला चीज़ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।